हेलो दोस्तों, एक बार पुनः फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे टेलीग्राम पर और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक बार फिर से रिमाइंड करवा दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली ले जाना है। मेरे दोस्त, ये हमारा डॉक्यूमेंट के ऊपर आखिरी वीडियो होगा। आई होप ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यदि कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होता है निर्धारित अवधि जो आपको मिला है यूपीआरबीएल की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आपको सीनियरिटी आपका लूज करेगा, आपके प्रमोशन में दिक्कत होगी और आपको ज्वाइनिंग में भी दिक्कत हो सकती है यदि समय रहते कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं बनवाते हैं। तो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको जानकारी का अभाव न हो, इसके लिए हम इस वीडियो को जारी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंकित गुप्ता जी, अभिषेक त्रिवेदी, हेमंत, प्रभाकर, आप जितने लोग भी हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि कमेंट सब लोगों ने किया था, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाया हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये अनपढ़ आपी परियोजना का आपके पास एक लिस्ट आया है। चिंता बिल्कुल मत करना, हर एक परियोजनाओं का लिस्ट रहता है, ठीक है। तो आपको आ जाएगा, जिसको नहीं मिला है मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर निर्धारित तारीख को होगा। अब आपको पता, यहाँ पे देखे होंगे आप कि, चलिए हम बात करते हैं इसमें लेवल नंबर 4 की जो सैलरी है, सैलरी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ये हमारे पास जो सैलरी है हमारा लेवल 4 का, ठीक है। और ठीक इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और ये देखेंगे आप कि जितने लोगों का चयन हुआ है अनपरा परियोजना में, इन सब का यहाँ पे नाम अंकित है। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे कि जो मेन डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, तो इसे हम स्लाइड कर लेंगे। और चलिए, तो इस तरह से हर एक परियोजनाओं का होता है। आपका ज्वाइनिंग लेटर भी जल्द ही इशू हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। और इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है, आचार संहिता भी ख़त्म हो गया है। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट की बातें हम करेंगे कि सबसे पहले जो यह आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा तथा यह नियुक्ति निम्नांकित सेवा शर्तों के अधीन। देखिए, जब भी कोई आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं तो कुछ सेवा शर्तें होती हैं, ठीक है। तो वो सेवा शर्तें क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहला काम है कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। तो हेमंत जी ने कहा था सर, हेमंत जी ने कहा था, किसने कहा था कि ये अस्थायी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जब आप जब भी आते हैं तो आप ट्रेनिंग प्रशिक्षण अवधि आपका होता है ना। जब आपको प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो आप एक ट्रेन हो जाते हैं, तो आपकी जो पोस्ट होती है वो एक अस्थायी से अस्थायी कर दी जाती है। अस्थायी करने का यही मतलब होता है कि आपका जो प्रशिक्षण अवधि होता है, इसके दौरान आपकी गतिविधि है ना, आपका रहन सहन, अपने सीनियर्स जूनियर के साथ बातचीत, बोलने का तरीका, रहने का, ड्रेस कोडिंग, सब कुछ एक नोट किया जाता है ना। यदि आपको किसी भी चरण में, यदि आप के कोई भी गतिविधि शासन को, विद्युत आयोग को नहीं पसंद आता है, तो वो आपको किसी भी चरण में आपको बिना कारण बताए आपको सेवा से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रहता है, हालांकि कोई निकलता नहीं है अभी तक तो, लेकिन फिर भी आपको एक बाउंड्री में रखने के लिए, है ना, अनुशासन में रखने के लिए ये पॉइंट लिखा गया है। तो इसको आपको दिमाग में नहीं रखना है। नियुक्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधीन किसी भी ताप, है ना, तो ये आपको पता होगा ये पॉइंट को, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका यदि ओबरा मिल गया है, अनपरा मिल गया है, तो आप अनपरा में ही रहेंगे। ज़रूरत पड़ गई परीक्षा में तो आपको वहाँ भी स्थानांतरित किया जा सकता है ना, जैसा डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब को हम बात नहीं करेंगे, जो मेन बात है हम अपने पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। ये सब देख सकते हैं आप, ठीक है। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। इसका मतलब कि जब आप ज्वाइनिंग करने अपने परियोजना में आएंगे तो आपको आने का कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग की जो मेन चीज़ें शुरू होती हैं ये। और एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पे जो साफ साफ लिखा है कि 15/6/2023 मतलब 15 जून तक आपको कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा, है ना।
15 जून तक। और एक बात और है कि आपको कभी कभी होता है कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है, तो डॉक्यूमेंट नहीं बन पाने की स्थिति में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि जिनका ज्वाइनिंग लेट होता है। तो लेट की स्थिति में क्या होता है कि आपकी जो सीनियरिटी होती है वो डाउन हो जाती है। ठीक है ना, एक बात ध्यान समझना है ना, एकदम ध्यान समझना कि जिस डेट को आपको ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग डेट मिला है, कोशिश करिएगा कि सब लोग है ना, सभी लोग उसी दिन ज्वाइनिंग करिएगा, ये रिक्वेस्ट है। यदि आप ज्वाइनिंग उस दिन नहीं करेंगे तो एक एक दिन के सीनियरिटी भी फर्क पड़ता है। ठीक है, आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपकी सीनियरिटी डाउन हो जाएगी और आपका जो भी होगा वरिष्ठता सूची वो पीछे चली जाएगी और आपका प्रमोशन आपका सबसे लास्ट में होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक, तो पहला पॉइंट की हम बात करें तो पहला पॉइंट हमारे सामने ये है कि शिक्षा के मूल तथा सत्यापित प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि जो उनके शैक्षिक योग्यता आयु प्रमाणित करते हैं और अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब आपने डीवी कराया होगा तो डीवी के टाइम पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, हाई स्कूल है ना, इंटर, ठीक है ना, आईटीआई, यदि जिसने डिप्लोमा किया होगा डिप्लोमा, बीटेक किया होगा बीटेक, ग्रेजुएशन किया होगा ग्रेजुएशन, जो भी कोर्स किया होगा उन सभी कोर्स का मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका फोटोकॉपी जीरोक्स ले लेना है ना, उसको ले करके आपको ले जाना होगा। तो एक बात पहला पॉइंट क्लियर हो गया है ना, और स्वयं से आपको सेल्फ है ना वेरीफाइड कर देना है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अभ्यर्थी का फोटो युक्त पहचान पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति, इसका मतलब हुआ कि आपका वो पहचान पत्र जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, जनरली आप पैन कार्ड को ले सकते हैं, आधार कार्ड को ले सकते हैं आसानी से, है ना, तो ये भी आपको लगेगा, ये भी आपको पास आसानी से मिल जाएगी। तो पहले और दूसरे नंबर में आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, समस्त चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जो अभ्यर्थी या उसके परिवार के आश्रित सदस्यों के पास है अथवा अधिगृहित की गई है का पूर्ण एवं सही विवरण मूल रूप से। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपके पास में, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसके साथ एक प्रारूप आता है चल और अचल संपत्ति का। मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि उसका प्रोफार्मा कैसा होता है, कैसे आपको भरना है। ठीक है, और देखिए पहली बात तो ये तहसील से बनेगी नहीं, तो इस पर आप निश्चिंत हो जाना है ना, ये भी तहसील से नहीं बनेगी। किसी राजनीतिक पार्टी संगठन से संघ से संबंधित न होने के संबंधी घोषणा मूल पत्र, ये भी तहसील से नहीं बनेगा, इसके लिए भी निश्चिंत हो जाना। मैं अभी बता दूंगा, मैं इसका प्रारूप दिखा रहा हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, टाइम दो। यदि अभ्यर्थी अविवाहित है तो एक ही जीवित पत्नी को रखने के संबंध में संबंधी घोषणा पत्र मूल रूप से, तो ये भी तहसील से नहीं बनेगा। इन तीनों डॉक्यूमेंट को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये सुन लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास सभी लोगों का होगा, है ना, चाहे वो जनरल के हों चाहे ओबीसी के हों। ठीक है, सबको जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, इसका भी प्रारूप ज्वाइनिंग लेटर के साथ आता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो भी जाति प्रमाण पत्र बनता है वहीं चल जाता है, तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपका न्यू होना चाहिए। न्यू मतलब जब आपने फार्म भरा होगा तो उस टाइम के रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका भी प्रारूप है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, जो आपका बना है वहीं चल जाएगा। ठीक है, केंद्र नेक्स्ट है हमारे पास केंद्र सरकार। यहाँ पे आप देखेंगे केंद्र सरकार राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम उपक्रम के अधीन सेवा नियोजित होने के संबंधी घोषणा पत्र। एक बात हमेशा याद रखना कि यदि आप इस जॉब में आने से पहले कहीं और जॉब कर रहे हैं, चाहे वो निगम हो, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं भी यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको घोषणा पत्र देना पड़ता है। और एक घोषणा पत्र भी जो होता है वो तहसील से नहीं बनता। इसका मतलब कि जो हमारे पास 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इन सभी नंबरों का प्रारूप चलिए हम देखते हैं अब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चल अचल संपत्ति का विवरण, राजनीतिक पार्टी से संबंध, विवाहित होने के संबंधी घोषणा पत्र और केंद्र राज्य सरकार में काम, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको प्रारूप। वीडियो को देखिए, हम वीडियो को रोक करके आप आगे पीछे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा पीडीएफ खोलने जा रहे हैं जो बनाए हैं अभी। चल आप देखिए,
जो पॉइंट था हमारे पास, चल अचल संपत्ति का संबंधी घोषणा पत्र, ठीक है ना। यदि प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आया पहले लाइक कर लीजिए। यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो हमारे पास होगा ये प्रारूप आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आएगा, ठीक है। तो इसको आपको भरने के लिए, और जब वहाँ पे आप जाएंगे तो जो भी वहाँ के टेक्नीशियन संवर्ग होते हैं, संगठन होता है, वो संगठन के लोग भरने में आपकी मदद करते हैं। तो इसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। यदि फिर भी आपको भरने नहीं आता तो आप मुझसे प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट होगी हमारी बातें, ठीक है। तो चल अचल संपत्ति की बात हो गई। और एक बात और, इस चल अचल संपत्ति के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पीडीएफ यहाँ पे है। जब भी चल अचल संपत्ति की भरिएगा तो आप संपत्ति को थोड़ा सा इंक्रीज करके भरिएगा, है ना। जितना अनुमानित होगा कि हाँ इस साल मैं इतना अर्जित कर सकता हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स के मामले में काफ़ी आपको राहत मिल जाती है, ठीक है। होता क्या है, सबकी मेंटेलिटी क्या होती है, जब भी वो लोग ज्वाइन करते हैं तो जब संपत्ति की बात आती है तो अपने आप को बहुत गरीब दिखा देते हैं, है ना। जब गरीब दिखाते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जब उनकी कभी जांच होती है तो जांच में आय से अधिक संपत्ति पकड़ी जाती है तो निश्चित रूप से वो दंड के भागीदारी होते हैं। इसलिए जितना आपके पास है उतना दिखाइए, और आपका अपना अनुमानित आपको लगता है कि मैं इस महीने में ये अभी बाइक ले लूँगा तो 1 लाख की संपत्ति बढ़ जाएगी, तो अभी आप उसको भी दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो इसे आप गलतियां मत करिएगा चल अचल संपत्ति भरने में, ठीक है। तो ये आप चल अचल संपत्ति का प्रारूप है, मैं इसको मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ बना हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चल अचल संपत्ति की आई होप यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चल अचल संपत्ति संबंधी घोषणा पत्र, ठीक है, ठीक है। और हाँ, संपत्ति हमेशा बढ़ा के भरनी है, ठीक है, एक बात याद रखना है ना। यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो आप केवल ये 4 वाला फॉर्म भर दीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 वाला इन द सेंस कि मतलब कि आपके पास कोई संपत्ति नहीं, यदि आपके नाम से बाइक है, कुछ भी है, कितना भी इन्वेस्टमेंट आप है, आपके बैंक में पैसा है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि ज्वाइनिंग करने से पहले आपकी संपत्ति कितनी थी, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि आपको मैं एतद द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में निष्ठापूर्वक मैं सेवा करूँगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये भी आपको भरना होता है, ये भी प्रारूप आपको मिल जाता है। ये भी जो प्रारूप होता है हमारे पास, है ना, ये घोषणा पत्र, है ना, ये जो घोषणा पत्र होता है ये भी ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आता है। तो यहाँ प्रार्थी का नाम, हस्ताक्षर, ये आप यहाँ पे करके जमा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जमा हो जाता है, ठीक। तो ये भी तहसील से नहीं बनता है। तो ये निगम के संबंध में कि आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य का पालन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की मैं सेवा करूंगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे हर एक मोड़ पे कहीं भी ऊपरी कमाई आ रही है क्या, आप हमेशा ऊपरी कमाई की जिद करते हो, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले जब भी ऊपरी कमाई के आधार पर आप पकड़े जाते हो, सबसे पहले सस्पेंड ही किया जाता है। सस्पेंड क्या होता है, टर्मिनेट क्या होता है, बर्खास्त क्या होता है, मैं बताऊँगा बाद में, ठीक है। चलिए ये बात देखिए, मैं जो आपने अभी देखा था कि ये आप राजनीतिक पार्टी के संबंध में, जैसे कि राजनीतिक पार्टी के संबंध में एक था हमारे पास, राजनीतिक पार्टी के संबंध में कि आप घोषणा कीजिए कि ना तो आप बीजेपी के हैं, ना समाजवादी पार्टी से हैं, ना बहुजन समाज पार्टी से, आपका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, अपने दैनिक जीवन में भी आप एक गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आप कभी भी अपने मुंह से आप किसको वोट दे रहे हो कभी मत बताना, है ना। किसी पार्टी का समर्थन मत करना, ठीक है। एक बात हमेशा रखना, आप आचरण नियमावली के तहत, है ना, दंड की भागीदारी होगी यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास राजनीतिक पार्टी के संबंध में आपको घोषणा पत्र, इसका प्रारूप मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप चिंता मत करना। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि राजनीतिक पार्टी में आप नहीं हैं, इसके लिए जो घोषणा पत्र है आपने इसका भी प्रारूप भर दिया। ये भी आपको तहसील से नहीं बनवाना है, आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ संलग्न होकर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आप जाएंगे तो जो टेक्नीशियन संगठन होता है, जैसे हम लोग का जेई संगठन होता है, तो ये जो संगठन होते हैं आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग कराते हैं, आपको जो भी भरना होता है वो लोग सब कुछ सिखाते हैं। जो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होता है उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से उसी दिन कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, सभी लोग आपके साथ में हैं। बस आपको बस यहाँ पे परियोजना में आने की देरी है, ठीक है। आगे चलें तो आई होप कि आपको चल अचल संपत्ति समझ में आ गया और आप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में पूरे ईमानदारी के साथ काम करेंगे। एक घोषणा पत्र आपको मिल गया, है ना, ये वाला मिल गया। और आप किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक़ नहीं रखते। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं केंद्रीय राज्य द्वारा निश्चित किसी भी पार्टी
संगठन का न तो सदस्य हूँ और न ही केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध किसी भी राजनीतिक पार्टी संगठन सहानुभूति रखता हूँ, ठीक है ना ही भविष्य में मैं रखूँगा जब तक मैं सरकारी सेवा में रहूँगा। तो आई होप आपने ये भी प्रारूप देख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलें। चलिए, अब सवाल उठता है कि यदि आप, है ना अंकित गुप्ता जी, आप शायद आपने बताया था कि आप कहीं पावर इंजीनियर में है भारत सरकार के अंतर्गत, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। तो जितने लोग भी हैं जो कहीं और जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास ये फॉर्मेट होता है, इसको भर के जमा करना होता है, मतलब शासन को आयोग को बताना होता है। तो इसे आप भर लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं किसी भी शासक अर्धशासकीय संस्था में किसी रूप में कार्यरत नहीं हूँ, है ना, सूचना मिलने पर मेरे सिवाय। तो यदि न होने की दशा में, है ना, यदि किसी भी कहीं भी यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट, है ना, तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे। यदि कर रहे हैं तो आप नीचे वाला फॉर्म भरेंगे। एक बात ठीक है, यदि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, है ना, तो आप इस वाले फॉर्म को भरिएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रूप में आरंभ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। पहला इसके ऊपर वाला क्या था कि ये वाला क्या था कि यदि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्म भर के जमा करेंगे। यदि कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्म भर के जमा करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब आगे चलें। अगला है हमारे पास साक्ष्यांकन पत्र। अब साक्ष्यांकन पत्र कहाँ है, आपको दिखाएं क्या? ये देखिए ध्यान से, एक मिनट, है ना। तो साक्ष्यांकन का देख लीजिए यहाँ पे 10 नंबर पे, है ना। ये मत कहना कि सर आपने कुछ बताया नहीं। ये देखिए ध्यान से, साक्ष्यांकन भी हो गया और ये हमारे पास ये वाला भी हो गया और ये भी हो गया, निगम की निष्पक्ष एवं विश्वसनीयता के साथ सेवा करने संबंधी। तो हमने ये भी डॉक्यूमेंट बता दिया। तो मतलब आप देखोगे यहाँ पे ये कितना है, ये 12 नंबर है। तो 12 नंबर आपके पास पॉइंट भी हो गया। और यहाँ पे कितना है, I4 है, मतलब कितना है, ये 14 है। तो 12-14 को हमने दिखा दिया, 12-14। और यहाँ पे देखिए आप 12-14 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे है 3 और 4, 5 और ये 7। तो हमने क्या क्या दिखा दिया, 3, 4, 5 और 7, क्योंकि 6 का जाति है तो जो जाति आपके पास वहीं लग जाएगा। और 12-14 इन सब का हमने प्रोफार्मा आपको दिखा दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, गलतियां मत कर देना है आप, ठीक है ना। ये देखिए चलाचल संपत्ति का हो गया प्रोफार्मा 3 का हो गया, ये है ना चलाचल संपत्ति का। और उसके बाद ये हो गया हमारे पास ये हो गया 12 का कि उत्पादन निगम में आप पूरी सत्यनिष्ठा से काम करेंगे। ये कितना हो गया, 12 का, है ना। और ये हो गया हमारे पास कितना कि राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, इसका हो गया, है ना। और शासकीय में कहीं भी यदि आप काम कर रहे हैं, है ना, सर्विस कर रहे हैं, तो उसके दौरान एक घोषणा पत्र है, ये हो गया आपके पास में, ठीक है। और साक्ष्यांकन था ना, ये किस नंबर पे था बताओ? 14 नंबर पे था क्या? 14, 12 या 14 किसी नंबर पे था, है ना। 14 नंबर पे था। 12 नंबर पे क्या था कि कहीं दूसरी जगह आप जॉब कर रहे हैं उसके संबंध में। तो साक्ष्यांकन क्या था, फ़ोटो है उसके पास, ये देख सकते हैं ध्यान से। मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, इसको भर के आपको जमा कर देना है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। इतना सब मेरा था तो मैंने अपने ज्वाइनिंग लेटर से ही निकाल के मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इसका PDF मैं आपको दे दूँगा और आपके ज्वाइनिंग लेटर में आएगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, साक्ष्यांकन भी हो गया, है ना, साक्ष्यांकन हो गया। अब आता है हमारे पास कि आप की एक ही जीवित पत्नी है या पत्नी आपका शादी नहीं हुआ, इसके संबंध में एक पत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं होगा तो वीडियो आप दोबारा देख लीजिए। देखिए हमारे पास एक घोषणा पत्र है, ठीक है ना। मतलब ये घोषणा पत्र है, किस लिए घोषणा पत्र है कि मैं पुत्री, ये सब आपको करना है। और आपको करना है कि मैं अविवाहित हूँ या विवाहित हूँ, मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है, मेरा निगम में कोई भी निकटवर्ती संबंधी है या नहीं, ये भी आपको बताना है। हाँ, ये भी आपको घोषणा करनी। उसमें था ना कि निगम में आपके संबंधी यदि कोई है तो उसका भी आपको घोषणा पत्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पास दोनों ही डॉक्यूमेंट एक ही प्रोफार्मा में कंप्लीट हो जाता है ना। मतलब कि वैवाहिकता के क्रम में और उसके बाद आपका कोई सगे संबंधी इस निगम में कार्यरत है कि नहीं, इसके संबंधी में। तो आई होप ये भी डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, बोलो हाँ कि ना, है ना। ये भी क्लियर हो गया तो ज़्यादा क्योंकि मुझे ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है।
आपके पास ज्वाइनिंग लेटर के साथ संलग्न होकर आएगा, आपको भर के जमा कर देना है। जितने भी अब तक हमने डॉक्यूमेंट बनाए, एक कोई भी डॉक्यूमेंट आपको तहसील से नहीं बनवाना है ना, बस उसको भर करके जमा कर देना है। कहीं आपने देखा तहसील का मोहर, मजिस्ट्रेट का मोहर, नहीं ना, इसलिए आप परेशान तो बिल्कुल मत होना, है ना। एकदम आराम से पूरा सही निश्चित तारीख को ही आप ज्वाइनिंग करेंगे, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे आ गए थे, अब इसकी बात करेंगे हम कि स्वास्थ्य फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको पता होगा कि यूपी आर्मी किसी भी तरह का मतलब कि मेडिकल नहीं लेता है। आप जिला अस्पताल से आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर जमा करते हैं वहीं लग जाता है। तो प्रारूप कैसा होता है, कैसे बनता है, चलिए इसके भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, पास होता है, ये हमारे पास है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि है ना मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक, जो जिला अस्पताल से बना है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आप देखोगे कि आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको 1 रुपये की पर्ची लेनी है, और जो भी पर्ची का कीमत होगा मतलब वो पर्ची लेनी है। और आपके पास कहाँ जाना है, हड्डी वाले डॉक्टर के पास में जाना है। वहाँ पे आपके दिखाना है कि सर, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना, कहना कि सर ऐसा है कि मेरा यूपी आर्मी में मेरा पोस्टिंग हुई है, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवानी है। तो प्लीज़ अपना आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि मेरा कोई भी अंग टूटा फूटा नहीं है तत्काल में। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप पे साइन कर देंगे। फिर आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको क्या करेंगे, सिंपल सा पूछेंगे कि आपके आँखों में कई मतलब कि किसी को कोई नहीं करता, बस आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा देंगे, वो लोग साइन कर देते हैं, है ना। इस तरह से आप आई स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी, मतलब डॉक्टर के सभी केबिन में आप जाएंगे, लगभग जितना वहाँ पे लिखा रहेगा। वहाँ पे जब जाएंगे आप जिला चिकित्सा अधिकारी के पास, तो वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कितने डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे लिखा रहेगा। उन स्पेशलिस्ट के पास में आप पर्ची लेकर के जाएंगे और वो अपना साइन कर देंगे। और साइन करने के बाद में आप फिर से लाके जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे जिला का, उनका जो बाबू होगा उनको आप देंगे, तो वो आपको ज्वाइनिंग लेटर बना के देगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देगा। ड्यूटी से आए हैं ना, तो जीभ लड़खड़ा जा रही है, आई एम सॉरी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास सर्टिफिकेट और फिटनेस फॉर गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 10 रूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज ए जूनियर इंजीनियर एम्प्लॉय, ये हमारे पास कोड लगा हुआ है, और ये चिकित्सा अधिकारी। और जब CMO जब साइन करेंगे, तो हो सकता है हम आपको बुलाएंगे, हमें भी बुलाया गया था, वो आपसे पूछेंगे, आपको देखेंगे, है ना। देखने का इन द सेंस कि वो देखेंगे कहीं आपको फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं आप मतलब शरीर से आप अपंग हो लेकिन फिर भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट करेक्ट बनवा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। या फिर आप करेक्ट हो लेकिन आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बता रहा है कि आप फ्रैक्चर हो, है ना, आप फिजिकल डिसेबिलिटी के तहत आपका सर्टिफिकेट बन रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो CMO होता है वो आके आपको एक बार पूछता है, उसके बाद आपको तुरंत कहता है ठीक है आप जाइए। तो आपका डॉक्यूमेंट एक ही दिन में बन जाता है। तो ये आप बनवा लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलें। अब सबसे आखिरी करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि तहसील से बनते हैं। ठीक है, जो तहसील से बनते के बाद ध्यान देना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है ना। तो चलिए अब हम इसके आगे की बात करें तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो ये सभी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ तक, है ना। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, सब सारे डिस्कस कर लिया है। अब हम 9 नंबर के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ध्यान समझिएगा, आप पढ़ लीजिए मेरे साथ भी। इस नियुक्ति हेतु आपको निगम में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने संबंधी बॉन्ड मनी अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा, है ना। तो आपको बॉन्ड और हस्ताक्षर किसका होगा, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा, है ना, द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित होना चाहिए। यदि ये नहीं होता है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना। तो इस तरह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट हो जाता है आपके पास, बॉन्ड सर्टिफिकेट और हैसियत प्रमाण पत्र हो जाता है ना। सिंपल सी बात है, कोई इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सी एक बात समझना है कि जब आपको पता होगा कि जब आपने पेपर दिया होगा तो भी निगम ने पेपर करवाया, वैकेंसी निकाली, तो निगम का अच्छा खासा पैसा जाता है। आपका DV कराया गया तो भी निगम का समय बर्बाद हुआ। आपको निगम प्रशिक्षित करेगा, ट्रेनिंग सिखाएगा, बीच में आप छोड़ के चले जाएंगे तो निगम का नुकसान होगा ना, क्योंकि आपने बहुत लड़कों को तो पीछे कर दिया। यहाँ पे वेटिंग का भी प्रावधान नहीं है कि जो वेटिंग है उनका कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए आपसे निगम कुछ पैसे लेता है दंड स्वरूप में, है ना, बॉन्ड सर्टिफिकेट कि इसके भीतर यदि आप जाते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा। तो कितना है आपके पास, 75,000 रुपये है प्लस की GST,
है ना। हम लोग का 1.5 लाख रुपये है प्लस GST, तो 1,70,000 बनता है। आप लोग का समथिंग कितना बनेगा, 88,500 रुपये, है ना। तो यदि आप छोड़ के जाते हैं निर्धारित बॉन्ड के भीतर, 3 साल का है, 3 साल के भीतर यदि आप जाते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा। अब कैसे देंगे, या तो आप पैसे के तहत दीजिए, या फिर आप पैसे के तहत नहीं दे पाते हैं तो जो आप अपना ज़मीन दिखाए रहेंगे हैसियत के रूप में, उस पर पूरा अधिकार किसका होगा, शासन का होगा, ठीक है ना। तो उस पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 बीघा का टुकड़ी दिखाया है तो पूरा ज़मीन शासन ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से 88,500 की ज़मीन पे जो कब्जा होगा वो उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम का होगा, ठीक है। ये बात है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोड़ता नहीं है, बस ये सेवा शर्तें होती हैं, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे, तहसील से बनेंगे। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो निगम के समय समय पर। तो ये आपके पास में क्या होगा कि ये बिल्कुल से वही होगा, बिल्कुल जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लेके आओगे उसी के साथ हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें अलग से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आगे होगा, और बाकी हो गया हमारे पास परिवार के सदस्यों एवं आश्रित की सूची, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके नीचे कौन कौन है ना, कौन कौन आप पे डिपेंड है। जैसे आप हो गए, है ना। यदि आपसे बड़ भाई हैं, उनकी एज 25 साल से कम है तो वो भी आप पे आश्रित होंगे। उनकी मैरिज नहीं लगी है, मैरिज नहीं हुई है, या फिर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं तो वो भी आप पे आश्रित माने जाएंगे। यदि आपके भाई ऐसे हैं, आपकी बहन ऐसी हैं जो कि 25 साल से अधिक उनका उम्र है, उनकी शादी हो गई है, या उनकी, देखिए या लगा के बोल रहे हैं, या 25 साल से अधिक उम्र हो गया हो, या फिर उनकी शादी हो गई हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वो आप पे आश्रित नहीं माने जाएंगे। आश्रित और बात करते हैं मम्मी पापा में। यदि हम पापा की बात करें तो पापा यदि गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप पे आश्रित नहीं माने जाएंगे, यदि नहीं हैं तो आप पे आश्रित हैं वो, ठीक है। मम्मी की बात करें तो मम्मी में भी, यदि मम्मी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वो आप पर आश्रित नहीं है, यदि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप पर आश्रित हैं। आश्रित होने का मतलब क्या होता है कि जब आप में निगम में आते हैं और आपका किसी दुर्घटना, भगवान करे ऐसा नहीं होता है, ना हो आपके साथ, किसी के साथ भी ना हो, तो लेकिन फिर भी यदि ऐसा अनहोनी हो जाती है तो आपके आश्रितों को एक मृतक आश्रित कोटे अनुकंपा के तहत आपको उनको सुविधाएं, सर्विस मिलती है। उसका हकदार कौन होगा, आपके बताए गए जो आप इसमें फॉर्म भरेंगे उसके आधार, आश्रित जो सूची होगी उसके आधार पर ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि ठीक, तो इतना यहाँ तक कंफर्म हो गया। और हमारे पास एक शपथ पत्र लास्ट में लगता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो निगम से जो तहसील से बनता है उन सभी अभिलेखों को हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम आ गए हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्या होता है, बॉन्ड सर्टिफिकेट, बंध पत्र कैसे बनता है, ठीक है। तो बंध पत्र क्या होता है, आपके ज्वाइनिंग के साथ ये आप देखेंगे भारतीय गैर न्यायिक है हमारे पास, ये 110 रुपये का है। तो 100 रुपये का एक 10 रुपये का हमने लगाया है। तो आप देखेंगे हम बिल्कुल डिट्टो सब यही रहेगा, बस नाम चेंज रहेगा, आपका कुछ चीज़ें चेंज रहेंगी। जहाँ पैसा लिखा है हम लोग का 1,50,000, आपको वहाँ 75,000 लिखा रहेगा, तो वहाँ पे बस आपको चेंज रहेगा, बस बाकी डिट्टो वही रहेगा। ए फॉर्मेट आएगा। आपको क्या करना है कि आपके इसको स्कैन करा के आपको स्टाम्प लेना है 100 रुपये का, उसको नोटरी करवाना है। नोटरी करवाने के बाद में स्कैन करवाने के बाद में अपने ज्वाइनिंग लेटर का स्कैन करवा के इस पर पेस्ट करवा देना है। तो आपको ऐसा आ जाएगा, बस इसको भर देना है। भरने के बाद में जो प्रतिभु होंगे उनसे क्या करना है, प्रतिभु का जो साइन होता है वो यहाँ पे पूरा भर देना है। उसके बाद जब आप जाएंगे उप जिलाधिकारी के पास, हमारा SDM ने सत्यापित किया था, तो वहाँ पे भी एक बार लिखवाएंगे वो, जैसे रामधीरज यहाँ पे लिखाया गया है, तो लिखवाने के बाद में वो साइन कर देंगे, ठीक है। एक बात और याद रखना कि ये जो है हमारे पास सगे, मेरे पिता तो शंकर लाल जी हैं, लेकिन जो हमने जिनकी ज़मीन दिखाई थी, क्योंकि मिर्ज़ापुर में बन नहीं रहा था, बहुत लेट में बन रहा था, इसलिए मैंने सोनभद्र से बनाया है, ठीक है। तो ये बात आप कन्फ्यूजन ना करें, ठीक। तो मैंने यहाँ से बनाया है। तो आप अपने सगे संबंधी जो कि उत्तर प्रदेश में है, कहीं भी हैं, तो वहाँ से आप दिखा सकते हैं और वहीं के तहसील से बनवाइएगा, ठीक। और ये 10 रुपये का स्टाम्प, तो 110 रुपये का हम लोग में था। देखिए 100 रुपये का 110 रुपये का है, तो 100 रुपये का ये हो गया, और 10 रुपये 110 रुपये हो गया। तो ये देखिए फिर से है ना, उप जिलाधिकारी का साइन हो गया, रावशन सोनभद्र। तो ये हो गया आपके सामने। तो आप इसको होल्ड करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। ऐसा आपके ज्वाइनिंग के साथ भी संलग्न होकर के आएगा। चुपचाप उसका नोटरी करवाने के बाद में ज्वाइनिंग लेटर का कॉपी करना, पेस्ट कर देना उस नोटरी वाले पे, स्टाम्प पे, और ले जाके भर करके पहुंच जाना सीधे जिलाधिकारी के पास में या उप जिलाधिकारी के पास में।
आपका हो जाएगा, ठीक है। और जिनका आप ज़मीन दिखा रहे हो, जिनका हैसियत दिखा रहे हो ना, उनको भी साथ में लिए रहना। और एक बात और सब कहेंगे सर, इसके अलावा देखो आप में क्या है, कभी फार्मासिस्ट में भी जो कैश वाला सुविधा था, कैश वाला सुविधा नहीं है, उनको भी हैसियत भी बनवाना पड़ रहा है, और आप में भी अभी भी हैसियत ही हमको देखने को मिला है। तो प्लीज़ हैसियत आप बनवाइएगा। और ये बॉन्ड सर्टिफिकेट है, ये तो बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अब हैसियत प्रमाण पत्र। ये देखिए बंध पत्र था, ये क्या था हमारे पास, बंध पत्र था। देखिए बंध पत्र लिखा है ना, बॉन्ड सर्टिफिकेट, तो है ना, ये हमारे पास है हैसियत प्रमाण पत्र। अब सवाल उठता है, देखिए हैसियत की बात करते हैं। जो मेरा वाला हैसियत था, मेरा वाला हैसियत ऑफलाइन बना था, है ना, लेकिन क्योंकि मिर्ज़ापुर में ऑनलाइन बन रहा था, तो ऑनलाइन में वो लोग कह रहे थे कि काफ़ी दिन लगता है, ठीक है, और 8 से 10 हज़ार रुपये भी लग जाते हैं, लेकिन आपको हैसियत तो बनवाने पड़ेंगे। एक लड़की अभी और फ़ोन की थी, वो भी परेशान थी, लेकिन वो फार्मासिस्ट पे है, तो चूँकि वहाँ भी उसको डी नहीं मतलब जो पैसा है कैश, वो भी चाह रही थी कि हम कैश दे दें, लेकिन कैश नहीं हो पाया है, कैश नहीं लिया जा रहा है, उनको हैसियत दिखानी पड़ रही है। तो इसीलिए वो भी चाहे कितना भी डिले हो जाए, उनको हैसियत बनवाना पड़ रहा है ऑनलाइन ही। यदि आपके पास में ऑफलाइन की सुविधा नहीं है, अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में पता कर लीजिए, जहाँ पे ऑफलाइन बन जाए, जल्दी से बन जाए तो ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो आप ऑनलाइन जल्दी से जल्दी अप्लाई करवा दीजिए। कैसा भी हो, कितना भी हो, फोर्स करवाइए, प्रेशर करवाइए, हाथ मतलब कि रिक्वेस्ट करिए, लेकिन आपको रिपोर्टिंग टाइम पर आप सब कुछ उचित समय पे आप वहाँ पे जा कीजिए, क्योंकि तभी आपका सीनियरिटी लिस्ट बढ़िया से बन पाएगा। तो हमने क्या किया था कि आपको मैंने बताया था कि मेरे मिर्ज़ापुर में ऑनलाइन बन रहा था, तो मैंने सोनभद्र में ऑफलाइन बन रहा था, तो मैंने फ़ोन किया, तो मेरे जो सगे संबंधी हैं, मैंने उनको कहा कि ऐसा है कि आप अपना ज़मीन दिखा दीजिए। और क्या वो, तो उन्होंने क्या किया कि अपना ज़मीन लिया, और जो आपका जो खतौनी नंबर था, ये खतौनी नंबर है, देख सकते हैं, इसका नेट कॉपी निकाला जाएगा। नेट कॉपी निकालने के बाद में ये देख सकते हैं, नेट कॉपी है ये, ठीक है। नेट कॉपी निकालने के बाद में लेखपाल के पास हम लोग गए, लेखपाल ही हमारे पास ये हैसियत प्रमाण पत्र का वो दिया, हैसियत प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया। उसके बाद लेखपाल ने इस पे लिखा, और उसने देखा कि जो मेरी ज़मीन मैंने जो दिखा रहा हूँ उसकी एक्चुअली में कीमत कितनी है। तो आप देखेंगे जो एक्चुअली में जो कीमत कितनी है, 5,87,100 रुपये है ना। तो लेखपाल उसे वेरीफाइड करेगा। वेरीफाइड करने के बाद में क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा गया है श्रीमान, है ना, ये लेखपाल अपने हाथों से लिख कर साइन किया है, ठीक है। साइन करने के बाद में वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो जब लेखपाल के बाद में क्या होगा, लेखपाल के बाद में आप लेके जाएंगे कहाँ पे, कानूनगो के पास में। कहाँ पे, कानूनगो क्या करेगा, कानूनगो या अमीन, शायद अमीन के पास गया था। अमीन क्या करेगा कि अमीन चेक करेगा कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन पे किसी प्रकार का लोन तो नहीं है, वो ये चेक करेगा। जब ये चेक करने के बाद में वो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ, जो ज़मीन दिखाई जा रही है हैसियत के लिए, उस पर किसी प्रकार का लोन नहीं है, तो वो एक लेटर अपने हाथ से लिखेगा। हमारे में लिखा था, हाथ से लिखने के बाद में लिखेगा कि इस ज़मीन पे, इस खसरा खतौनी के नंबर पे कोई भी लोन नहीं है। तो वो दोनों मतलब ये लेखपाल का और अमीन का दोनों कागज़ आप एक साथ ले जाके कहाँ लेके जाओगे, तहसीलदार के पास में, और तहसीलदार क्या करेगा, साइन करेगा, ठीक है। तहसीलदार साइन करेगा। यहाँ पे तहसीलदार का, अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं तहसीलदार का साइन है हमारे पास, ब्रजेश नाम है तहसीलदार यहाँ पे, ठीक है। तो तहसीलदार का साइन हो जाएगा। जब तहसीलदार का साइन हो जाएगा तो आपका हैसियत प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑफलाइन बना था। ऑनलाइन बनता है, तो ऑनलाइन में का प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन ऑनलाइन भी बन जाता है। तो आप कैसे भी बने, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप जल्दी से बनवा लीजिए, है ना। तो हैसियत प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी बनता है, ऑनलाइन भी बनता है। तो आपको देखिए जैसे जल्दी बने, है ना, जल्दी ना भी बने, लेट बने, लेकिन आप जल्दी बनवाइएगा, ठीक है। जितना हो सके उतना जल्दी कोशिश करिएगा। निर्धारित जब इशू डेट से आपको रिपोर्टिंग टाइम जो डेट है उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, बहुत ज़्यादा गैप ना हो जाए, ठीक है। तो इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। तो इस तरह से हमने सभी डॉक्यूमेंट को देख लिया, है ना। अब कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेरी बताइएगा, तो सवाल आपके जवाब मेरे सीरीज़ में हम इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो मेरा ऑफलाइन बना था, अब आपका ऑफलाइन नहीं बन पा रहा, तो प्लीज़ आप जिद मत करिएगा, ऑनलाइन बनवाइए, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता है कि आप निर्धारित समय पर अपना यथास्थिति आप अपना कार्य ग्रहण करें, ठीक है। तो मैंने अपना जितना हो सका था मैंने जानकारी आपको शेयर कर दिया। ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उन सभी लड़कों के पास शेयर कीजिए जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। एक बार 2 बार देखिए, सारी बातों को आप ध्यान से समझिए, उसके बाद फिर ही नहीं समझ में आता तो फिर से बताइए। देखिए
और एक बात और होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि सबका फ़ोन आता है, क्योंकि मुझे भी सर्विस करना होता है। सर्विस करने के बाद में अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ोन में यदि आधा घंटे 10 15 15 20 मिनट मैं सबसे बात करूँगा तो मेरा अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका आप लिस्ट बना के दे देंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। जैसे ये मेरा 30-35 मिनट का वीडियो हुआ तो जाने कितने लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और फ़ोन आने वालों की संख्या, फ़ोन करने वालों की संख्या कम हो जाएगी, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, को क्लियर कर रखा है। तो आई होप यदि आप फ़ोन करते हैं हमारा, हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, प्लीज़ इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं सर्विस में रहता हूँ या तो फिर मैं रूम पे रहता हूँ, तो मुझे भी अभी यूपीएससी की तैयारी करनी होती है, तो मैं इसमें भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, व्यस्तता रहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं आपको जवाब नहीं देता हूँ, समय रहते मैं जवाब ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और मैंने सारे डॉक्यूमेंट को, जितना भी डॉक्यूमेंट था, मैंने सभी डॉक्यूमेंट को कवर करने की कोशिश की है। मैंने सभी डॉक्यूमेंट बता भी दिया है, जो ना समझ में आया आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।